हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का जो दिगंत भाग 2 है, दिगंत भाग 2 का जो बुक है उसके पूरा सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को बताने वाले हैं। और आज से पर चैप्टर का यानी कि पर डे आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का एक एक वीडियो आप लोगों को मिलते चलेगा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का जो बुक है दिगंत भाग 2 का दोनों खंड, क्या कहते हैं, पदखंड और गदखंड, दोनों खंड के सारे चैप्टर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आइएगा, इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबस की चर्चा पहले कर देते हैं। और जो नोट्स से आप लोगों को बता रहे हैं, ये नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग एकदम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो देखिएगा, क्लास 12 का हिंदी जो है ना, क्लास 12 हिंदी का जो पहला गदखंड है, गदखंड में कुल मिलाकर के 13 गो चैप्टर हैं। गदखंड में कुल मिलाकर के 13 चैप्टर है। तो पहले चैप्टर का परिचय आप लोगों को दे देते हैं। पहला चैप्टर का नाम बातचीत है, जो कि निबंध है, जिसको लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। पहला चैप्टर क्या है? बातचीत है जो कि निबंध है, जिसको लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद 2 नंबर का चैप्टर है उसने कहा था, जो कि विश्व प्रसिद्ध एक कहानी है, और इसको लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चैप्टर 3 में आपका है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक प्रकार का भाषण है, और इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। चैप्टर 4 आपका है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है, जिसको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर 5 क्या कहते हैं? रोज, जो कि एक प्रकार का कहानी है, इसको लिखने वाले हैं अज्ञेय जी। उसके बाद चैप्टर 6 है एक लेख और एक पत्र, एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। फिर चैप्टर 7 में आपका चला आता है ओसदा नीरा, जो कि निबंध है, इसको लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। फिर चैप्टर 8 में आएगा सिपाही की मौत, जो कि एक प्रकार का एकांकी है, इसको लिखने वाले हैं मोहन डाकेश। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 9 पर चलेंगे। चैप्टर 9 का नाम है प्रगीत और समाज, जो कि निबंध है, इसको लिखने वाले हैं नंबर सिंह। फटाफट रिवीजन आप लोगों को करवाते हैं। चैप्टर 10 आपका है झूठन, जो एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, इसको लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे चलेंगे, चैप्टर 11 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक प्रकार का डायरी है, और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मलियज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मलियज के द्वारा। आगे है 12 नंबर में त्रिच, जो कि एक प्रकार का कहानी है, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। जिसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उसके बाद शिक्षा, चैप्टर 13 जो है, जिसका नाम शिक्षा है, ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, इसको लिखने वाले हैं जे कृष्ण मूर्ति। इसी का पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो ये क्या कहते हैं? गदखंड का टोटल 13 गो चैप्टर हो गया। अब आगे चलते हैं काव्यखंड में। तो काव्यखंड में भी कुल मिलाकर के क्या कहते हैं? 13 गो चैप्टर हैं। काव्यखंड में भी कुल मिलाकर के 13 गो चैप्टर है। इसमें पहला आपका आता है कड़बक। पहला क्या आता है? कड़बक, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। चैप्टर 2 में आपका आता है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद जो है वो सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। चैप्टर 3 में आपका आता है तुलसीदास के पद। तो तुलसीदास के पद तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं? 4 में छप्पे हैं। छप्पे लिखा गया है नाभादास के द्वारा। छप्पे के कवि नाभादास हैं। आगे बढ़ेंगे 5 में कवित जो है, कवित के जो कवि हैं वो भूषण हैं। कवित के कवि कौन है? भूषण हैं। फिर 6 में आपका चला आता है तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे 7 में चलेंगे पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग जो कविता है, इसके कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये भी कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे है चैप्टर 8 में आपका है उषा जो कविता है, उसको लिखने वाले जो कवि हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। उषा के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आगे उसके बाद है जन जन का चेहरा एक जो कविता है, इनको लिखने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद 10 नंबर में जो आपका चैप्टर आता है अधिनायक जो कविता है, इसके कवि हैं रघुवीर सहाय।
इसके कवि कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक जो कविता है इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। आगे आपका चैप्टर आता है 11 प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है इनके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनके कवि कौन हैं? विनोद कुमार शुक्ल हैं। आगे आपका आता है हार जीत। हार जीत जो कविता है इनके कवि हैं अशोक वाजपेयी। इनके कवि कौन हैं? अशोक वाजपेयी। उसके बाद अंतिम में जो 13 आता है चैप्टर 13 गाँव का घर। गाँव का घर जो कविता है इनके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। इनके कवि कौन हैं? ज्ञानेंद्र पति हैं। इस प्रकार से गद्य खंड में कुल 13 चैप्टर हैं और काव्य खंड में भी कुल 13 चैप्टर हैं। तो आज के इस क्लास में गद्य खंड को शुरू करते हैं और पहला जो चैप्टर आपका गद्य खंड है जिसका चैप्टर का नाम बातचीत है जो कि निबंध है। तो आइएगा गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9122669401 9122669401 9401। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। चलिए आइएगा। तो पहला जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत, जिसको लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। और ये एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार क्या है? निबंध। आपसे पूछा जाएगा बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आपसे ये भी पूछा जाएगा बातचीत क्या है? तो बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। आइएगा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि बातचीत किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। बातचीत किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा बातचीत क्या है? निबंध या ललित निबंध? ऑप्शन के अनुसार निबंध रहेगा, निबंध या नहीं तो ललित निबंध। आपसे पूछा जाएगा बातचीत क्या है? तो निबंध या ललित निबंध। आगे फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है। पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जून 1844। 23 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 23 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914। निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। आगे 5 नंबर का क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग। किस युग? भारतेंदु युग। आपसे पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग। आगे आपसे पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम क्या था? तो ये भी पेपर में आपका पूछा गया है। तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। एक बार फिर से सुनिए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम क्या था? माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को। और ऐसा कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा क्या कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। चलिए आगे देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध बातचीत कहाँ से लिया गया है? ये जो निबंध है बालकृष्ण भट्ट का निबंध बातचीत जो है कहाँ से लिया गया है? तो भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला निबंधों का उनका क्या कहते हैं पुस्तक है भट्ट निबंध माला, वहीं से इनको लिया गया है। आगे का क्वेश्चन कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। आगे आपका पूछा जाएगा 10 नंबर में क्वेश्चन नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट की। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। आगे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 11
कहता है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस है 100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। आगे आपसे पूछा जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकाला? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने निकाला, जो 1877 में निकाला था और 33 वर्षों तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 33 वर्षों तक चला था। आगे आपसे पूछा जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत जो चैप्टर है, बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली को बताते हैं, बातचीत करने का तरीका को बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आपका हो जाएगा आधुनिक काल। 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह किसकी रचना है? रेल का विकट खेल और बाल विवाह किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। चलिए आगे आपका कहता है कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ। मान लीजिए आप किसी कारणवश क्रोधित हैं, गुस्सा में हैं, अगर आप लोग बातचीत कर लेते हैं तो आपका मन जो है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। 17 नंबर का क्वेश्चन, असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो केवल 2। असल बातचीत जो होता है केवल 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। और जब 2 आदमी के बीच में असल बातचीत होता है और कोई तीसरा आदमी जब प्रवेश करता है तो टॉपिक को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। मतलब जो बातचीत होता है उस मुद्दा को क्या करते हैं? भटका देते हैं। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 18, किसका मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल क्या व्यक्तियों में? असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष का पता चलता है? तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का मानना था कि जब तक आदमी अपना मुंह से बोली नहीं निकालेगा तब तक हम उसके गुण और दोष को नहीं पहचान सकते हैं, यानी कि बोलने से ही आदमी के गुण और दोष का पता चलता है। ऐसा कहने वाले थे बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, ठीक न है। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रसिद्ध है? तो यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हुआ कि एगो बातचीत करने का तरीका है, बातचीत करने का शैली है, जो कि यूरोप के लोगों में बहुत फेमस है, यूरोप के लोगों में बहुत फेमस है। आगे 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया? तो बालकृष्ण भट्ट को, बालकृष्ण भट्ट को। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। और ऐसा किसने कहा बालकृष्ण भट्ट को? तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। आगे कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं? इनके द्वारा उपन्यास भी लिखे गए थे, तो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो हैं, रहस्यमय कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान सबसे बेसी बार पूछा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, गुप्त बैरी है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, उसके बाद हमारी घड़ी है, उसके बाद सद्भाव का अभाव। ये 2 इंपॉर्टेंट है, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव। ये दोनों एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखा गया था, जैसे कि पद्मावती, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये सब नाटक हैं जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख प्रहसन कौन कौन से हैं? इनके द्वारा प्रहसन भी लिखा गया था, जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, ये उनका प्रहसन है। नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, और ये सब क्या कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट का क्या कहते हैं? प्रहसन है, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब कहता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देते हैं। हाँ, इनका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप से आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं या उसको लिख करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता?
वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। सपोज कीजिए यदि आदमी के मुंह से बोली नहीं निकलता, आदमी यदि गूंगे रहता तो उसके साथ क्या क्या परेशानी होता, ठीक है। वाक शक्ति नहीं रहने पर क्या होता, तो देखिए परिभाषा, इसका आंसर क्या लिखाए हैं। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझ सकते, मनुष्य का इतना विकास भी नहीं हुआ होता, कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात दूसरों को बता भी नहीं सकते, कोई किसी का सहायता भी नहीं कर पाता। देखिए आदमी के पास वाक शक्ति है, मतलब बोल करके अपने मन की बात को दूसरों को बता सकते हैं। यदि आदमी के पास वाक शक्ति नहीं रहता, बोलने की शक्ति नहीं रहता, तो आदमी का इतना विकास भी नहीं होता। आदमी के सुख दुख शेयर, मतलब आदमी अपने सुख दुख को एक दूसरे को नहीं बता पाते, नहीं शेयर कर पाते, ठीक नहीं है। और आदमी एक दूसरे का किसी प्रकार से सहायता भी नहीं कर सकता बिना वाक शक्ति के कारण। फिर अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है, वाक शक्ति का महत्व क्या है। तो मानव जीवन में वाक शक्ति का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने मन के बात को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और अपना सुख दुख एक दूसरे को सुनाते हैं। वाक शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितनों समस्या में हैं, कितनों मुसीबत में हैं, तो अपने बोलने की शक्ति के माध्यम से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। तो वाक शक्ति का जीवन में बहुत अधिक क्या है, महत्व है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से बातचीत करने पर मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है, एक तरीका है जो कि यूरोप के लोगों में बहुत क्या है, फेमस है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बेन जॉनसन और एडिसन बातचीत के माध्यम, मतलब बातचीत के संबंध में दोनों का अलग अलग विचार है, ठीक है। बेन जॉनसन का मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष का पता चलता है। बेन जॉनसन का मानना था कि जब तक आदमी अपना मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, तब तक उसके गुण और दोष के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। यानी कि बोलने से ही गुण और दोष का क्या चलता है, पता चलता है। एडिसन का कहना था जो असल बातचीत होता है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है, तो सिर्फ दो लोगों के बीच में, सिर्फ दो लोगों के बीच में। चलिए आगे आवाज आता है व्याख्या करने वाला। तो व्याख्या करने के लिए आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में करा ही दिए हैं, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद आप लोगों का रिवीजन कराना है। नोट्स आपके पास पहले से ही बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा या उसी को क्या कीजिएगा, अपना हाथ से लिख लीजिएगा। देखिए स्वप्रसंग व्याख्या में क्या है, कहता है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इस लाइन का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए आपको क्या बताए थे लिखने के लिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के दिगंत भाग 2 के शीर्षक बातचीत निबंध से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं है तब तक उसके गुण या दोष को हम समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य के बोलने पर ही उसके स्वभाव का पता चलता है। कहने का मतलब जब तक हम आदमी से कुछ बोली सुन नहीं पाते हैं, सुन नहीं सकते, तब तक हम उसके गुण और दोष के बारे में कुछ बता नहीं सकते। इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है बातचीत आपका कंप्लीट हो जाता है। बातचीत क्या होता है, बातचीत आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरे चैप्टर के बारे में बताएंगे। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो कि एक प्रकार का विश्व प्रसिद्ध और फेमस कहानी है। चलिएगा इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।